अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर महबूब है और हम लोग कर रहे थे, आपको याद होगा, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रीजिम, जिसमें हम ट्रीटीज के ऊपर थे. सो आफ्टर द आउटर स्पेस ट्रीटी एंड आफ्टर द एनपीटी and after the PTBT, we are now down to the next in the sequence, Seabed Treaty 1971. Simple again, इसमें ये कहा गया कि जो भी वेपन टेस्टिंग होगी वो उसकी जो फॉल आउट है या जो उसका इम्पैक्ट है वो उस स्टेट के वाटर्स तक ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा. अब आपने ये नहीं करना कि सीबेड ट्रीटी के ऊपर आप पूरा विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें. दीज आर टू मेनी ट्रीटीज. इफ यू जस्ट मेंशन दोज ट्रीटीज इन योर पेपर, ऑफ कोर्स विद अ मार्कर, दैट विल डू द जॉब फॉर यू, फ्रैंकली स्पीकिंग. देन ऑफ कोर्स वी हैव बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन. अगेन इट सिग्निफाइज कि बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा. देन वी आर डाउन टू SALT 1. SALT stands for Strategic Arms Limitation Talks. It freeze की अगली verb है. It froze the number of nuclear warhead at existing levels. 1972 में आई थी ये, ठीक है. Then we had Threshold Test Ban Treaty, और जिसमें यह कहा गया कि 150 किलोटन ऑफ TNT से ऊपर का टेस्ट नहीं किया जाएगा. आप ये देख रहे हैं कि ये सारा कुछ ये बता रहा है कि मैन possessed the capability to develop much more than that. They developed the biological weapons, they developed strategic arms, they developed those weapons which had the threshold much beyond 150 kilotons of TNT, but they themselves curtailed it कि हमारी powers इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि we can destroy the civilization. So before that happens, we must curtail down the possibility. इस पे अगेन मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आई है रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जब उसने कहा था कि it was being asked that whether or not the 40 million Americans living in over 20 states of the United States can be killed in a span of one night. I'm afraid that the answer to that question is yes. तो इससे अंदाजा हो रहा है कि because of the fear of nuclear holocaust, तो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के ऊपर कैपिंग कर रहे हैं. Then we have SALT 2, Strategic Arms Limitation Talks 2 in 1979, और इसमें जो MIRVs थे, MIRV stands for Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles, MIRVs. तो इनके ऊपर एक सीलिंग इम्पोज कर दी गई थी कि ये इससे ज्यादा नहीं हो सकते. Then we have, ये 1987 है यहाँ पे. Then we have the INF Treaty, Intermediate Nuclear Forces Treaty, again that related with the development or rather the non-usage of the cruise missiles and the ballistic missiles. Then we have START 1 in 1991 and START 2 in 1993. START 1 again, it's an acronym, Strategic Arms Reduction Treaty. I repeat, Strategic Arms Reduction Treaty, START 1 and START 2. तो इसके अंदर भी बेसिकली यही जो नोशन था वो इसी हवाले से था कि हम एक कैपिंग लगाएं, आर्म्स को रिड्यूस किया जाए एट द बेयर मिनिमम लेवल. और जो START 2 थी, ये बेसिकली इसने बैन किया कि अब ICBM के ऊपर, ICBM stands for Intercontinental Ballistic Missile, नाम से आपको फील हो रहा है, उर्दू में से कहते होते हैं बैनुल बरआज़मी मिसाइल. ये इमरान सीरीज में वगैरह में काफ़ी यूज़ होते थे when we used to study or rather read इमरान सीरीज. तो इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ये है कि जो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान ट्रैवल कर सकें. दे हैव द, वैसे फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, बियॉन्ड 5500 किलोमीटर इनकी कैपेसिटी होती है, रेंज यानी कि.
फिर MRBM होते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर SRBM होते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, फिर IRBM भी होते हैं। तो ICBM के ऊपर हम MIRV यूज नहीं करेंगे। स्टार 2 ने यह कहा था कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स हम ICBM के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। देन वी हैड केमिकल वेपन्स एग्रीमेंट, अगेन जी केमिकल वेपन्स डेवलप नहीं किए जाएंगे, किसी को उनकी ट्रांसफरेंस नहीं की जाएगी पूछे बगैर। एंड देन वी हैव अ रिमार्केबल थिंग इन 1995 which was the indefinite extension of NPT के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। एंड देन वी हैव दी CTBT कॉम्प्री, याद करें पहले वाली थी PTBT पार्शियल टेस्ट बैन, दिस इज CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको यूएस ने रेटिफाई नहीं किया अभी तक और इसलिए अभी तक मुकम्मल तौर पे इनफोर्स नहीं आ सकी, बिकॉज जो इसकी टर्म्स हैं बहुत सी नेशन स्टेट्स उसके साथ एग्री नहीं कर रही। In April 2009, for instance, US President Barack Obama reignited global non-proliferation efforts through a landmark speech in Prague. Subsequently, in September of the same year, the UN Security Council, UNSC it is called, unanimously passed resolution, this a resolution का number है, which called for accelerated efforts towards total nuclear disarmament. इससे एक ये भी चीज साबित हो रही है कि जो लीड कर रहे होते हैं डिसआर्मामेंट एफर्ट्स को बाज़ औक़ात वो खुद ही उसको रीइग्नाइट कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इज नॉन प्रोलिफरेशन इंपॉर्टेंट। पहली बात, नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स बहुत ज्यादा हो गए थे, तो देयर वाज अ नीड टू कर्टेल देम। दूसरी बात कि जितने आर्म्स ज्यादा डेवलप होंगे तो जो उस कंट्री का दुश्मन है वो भी उस मुनासबत से ज्यादा आर्म्स को डेवलप करेगा। तो जो हमने पहले बात की थी कि वन विल आर्म द फो और द एनिमी ऑफ द स्टेट विल आर्म इन रिटेलिएशन और इन रिस्पॉन्स, सो द सिक्योरिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल ड्रॉप। इसे हम कहते होते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। और तीसरी बात यह कि जितनी ज्यादा नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उतना ग्लोब की जो सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी। टुडे हमें पता है कि सिर्फ 9 मुल्कों के पास इस वक्त ओपनली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कोल्ड वॉर में जब मामला पहुंचा हुआ था तकरीबन 64,000 और सो वॉर हेड्स पे, तो आज न्यूक्लियर आर्सेनल तकरीबन 17,000 के आसपास है। वर्स्ट केस सिनेरियो भी अवॉइड किए गए हैं, जिस तरह 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दैट वाज वन थिंग दैट brought the world on the brink of the nuclear war। और ये जो नॉन प्रोलिफरेशन रीजीम है उसके नेटवर्क ऑफ ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीमेंट्स, उनसे हेल्प तो मिली है बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। द प्रॉब्लमेटिक फ्यूचर ऑफ आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है? ऑब्स्टिकल्स टू आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट आर फॉर्मिडेबल। मिसाल के तौर पे ये कंप्लेन की जाती है कि हम सिर्फ उन आर्मामेंट्स को रेगुलेट करते हैं जो कि पुराने हो गए हैं और हम नए बनाते रहते हैं। ये पुरानी चीज खत्म हो गई है, आप उस पर बैन लगा दें, अब फायदा क्या है जब आपने नई चीज बना ली है। इफ जस्ट पुट अ बैन ऑन रेडियो फॉर इंस्टेंस, कोई फर्क पड़ेगा उससे? रेडियो आपके आजकल मोबाइल में भी होता है। तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा है, हमने ये चीज भी देखनी है। तो or once that the parties to the agreement have little incentive for developing in the first place. Even when agreements are reached on modern, sophisticated weapons, the parties often set ceilings higher than the number of weapons currently deployed. So they do not have to slash their inventories. मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई है कि आपके वेपन्स ने 70 फर्ज किया और आप सीलिंग इम्पोज कर देते हैं 71 की कि जी 71 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो आपने कम कुछ नहीं किया जो आपने डेवलप किए हुए थे, बल्कि आपने उल्टा उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दी है। दूसरी बात यह है कि ऐसे शायद पढ़ के समझ नहीं आएगी आपको, इज द प्रोपेंसिटी ऑफ लिमिट्स ऑन वन टाइप ऑफ वेपन सिस्टम टू प्रॉम्प्ट डेवलपमेंट्स इन एन अदर सिस्टम।
मैं मिसाल देता हूं, हमने लिमिट की है आईसीबीएम को कि जी आईसीबीएम कम से कम, या न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो कम से कम होने चाहिए किसी भी स्टेट के पास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने MIRVs को डेवलप कर दिया और एक न्यूक्लियर वॉरहेड के ऊपर अब सेवरल आपने MIRVs को लगा दिया। इन इफेक्ट अगर मैं बात करूं, मैं एक क्रॉलरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक शहर में अलाउड है कि 10 बंदे आएंगे रात को 11 बजे के बाद, 10 गाड़ियां आ सकती हैं, ठीक है। 10 गाड़ियां आ सकती हैं, या आप इस तरह कह लें कि 10 गाड़ियों के अंदर बंदों का नहीं पता कि बंदे कितने आ सकते हैं। असल में जो सीलिंग इंपोज की गई थी वो इसलिए की गई थी ये सोचकर कि एक गाड़ी में 4 बंदे होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, तो 14 ऑल, तो जी 40 बंदे आएंगे और 11 बजे के बाद उससे ज्यादा बंदे एंटर नहीं हो सकते। 10 गाड़ियों पे 40 बंदे हो गए। अब हम क्या करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी या बाकी, हम ये करेंगे कि एक गाड़ी में 4 की बजाय 6 बंदे बिठा देते हैं। अब क्या हुआ, अब गाड़ियां 10 ही आई हैं जो रूल था, लेकिन बंदे आ गए 60। तो जो मेथड था, जो आउटपुट डिजायरेबल थी, वो अचीव नहीं हुई। वो थी कि 40 से ऊपर लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोग 60 आ गए उतनी गाड़ियों के अंदर ही। अब उस क्रॉलरी को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मेन थी कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो इम्पैक्ट है वो कम हो, आईसीबीएम कम होंगे। उन्होंने क्या किया, एक आईसीबीएम के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स इंसर्ट कर दिए, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। तो अब मैं टेक्निकल वर्ड बोलूंगा, आपने ज़हन नशीन करना है कि द क्वांटिटेटिव डिक्रीज in one domain led to the qualitative increase in the other domain. Got it? अब मैंने और एक्सप्लेन नहीं करना। और तीसरी बात वो ये है कि फिर भी नेशन स्टेट्स का जो फेथ है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के अंदर वो वीक है और वो स्लो है। और अभी तक जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन्स को प्रॉपरली प्रोहिबिट या बैन नहीं कर सकी। काफी ज्यादा लैंड माइंस भी एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से हर साल बहुत से बंदे मरते हैं, थाउजेंड्स के अंदर। और आखिरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है वो इनोवेशन है कि ट्रीटी में तो ये कर लेते हैं बातें, लेकिन उसके बाद बड़े नोवल मेथड्स को अप्लाई करते हुए ये अपना मकसद हमेशा अचीव कर लेते होते हैं, ठीक है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग एन एवर वाइडनिंग रेंज ऑफ नोवल वेपन्स, इंक्रीजिंगली स्मॉलर, डेडलियर एंड ईजियर टू कंसील। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रीजीम क्या है, डिसआर्मामेंट क्या होती है और आर्म्स कंट्रोल से क्या मुराद है। If you have any question, you can easily access my WhatsApp group. I hope you will do good. Thank you so much. We meet in the next lecture.